Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का बीए सेकेंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। आज कौन सा मॉडल पेपर स्टूडेंट, किस सब्जेक्ट का? तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। जो बच्चे हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस को मेजर में उन्होंने किया होगा या फिर चाहे वो माइनर में लिए होंगे, तो मेजर और माइनर दोनों का जो सिलेबस है सेम है स्टूडेंट। दोनों को मतलब बराबर ही पढ़ना है। तो देखिए, पेपर का नाम आप लोगों का है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों का क्या जो है पेपर का नाम स्टूडेंट, जिसको सभी बच्चों को मतलब समान रूप से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग जैसे सिलेबस है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ये आप लोगों का पेपर का नाम है। चाहे आप उसको मेजर में लिए हों या फिर माइनर में लिए हों, दोनों बच्चे इस वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 3 जुलाई को होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का प्रश्न उत्तरी जो है। देखिए, इसमें क्या है आपका पहला प्रश्न क्या है? संविधान का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसके प्रकार या भेद को बताइए। तो देखिए, अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग किसी भी वस्तु के ढांचे अथवा संगठन अथवा बनावट के लिए किया जाता है। अतः राज्य के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग राज्य के ढांचे या संगठन के लिए है। दूसरे शब्दों में, राज्य के संविधान में राज्य की सरकार के विभिन्न अंगों के संगठन से संबंधित बातों, उनकी शक्तियों और राज्य की जनता के अधिकारों का जो है उल्लेख रहता है। तो देखिए, संविधान क्या अंग्रेजी शब्द के कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु के ढांचे का या संगठन का इसमें जो है हम प्रयोग करते हैं, या जो भी मतलब संविधान में जो भी मतलब लिखा जाता है वो क्या है, जनता के हित में लिखा जाता है। जनता के अधिकारों का जो है संविधान में वर्णन किया जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो है संविधान में लिखे हुए सारी सुख सुविधाओं का जो है समान रूप से उसका लाभ ले सकता है। अब आइए देखिए, हम परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या है? फाइनर के अनुसार, फाइनर ने क्या परिभाषा दिया कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की क्या है व्यवस्था। जो संविधान है वो क्या है? आधारभूत, यानी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसकी आधारभूत संस्थाओं की क्या होती है? व्यवस्था को हम संविधान कहते हैं। फिर क्या? डायसी के अनुसार, संविधान उन समस्त नियमों का समूह है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग किया और वितरण को जो है प्रभावित करती है। तो यह उन्होंने डायसी ने बताया कि जो संविधान होता है तो वो एक तरह से एक नियमों का क्या होता है? समूह होता है, जो कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या परोक्ष दोनों तरीके से क्या है आप जो जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं या वितरित करते हैं उनका क्या है, उनका जो है प्रभाव पड़ता है। इसको जो है डायसी ने बताया। अब आइए देखिए, दूसरी परिभाषा हम देखते हैं ऑस्टिन के अनुसार। तो उन्होंने क्या बताया कि संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन के ढांचे को जो है निर्धारित करता है। यह क्या है? संविधान की परिभाषा जो है ऑस्टिन के द्वारा था। अब देखिए, चौथा परिभाषा क्या है आपका? देखिए, 5-6 परिभाषा हम दे दिए स्टूडेंट, जो आपको आसान लगे। कम से कम एटलीस्ट 2 परिभाषा आप लोग मतलब याद करिए। अगर 5 लिख देंगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा, अगर नहीं है तो कम से कम 2 आप लोग जरूर याद करके उसको लिखिएगा। मिलर के अनुसार, संविधान वह लेख पत्र है जिसके मौलिक सिद्धांतों के आधार पर शासन की प्रमुख शक्तियां निश्चित प्रतिबंध और परिभाषित की जाती हैं। अगला परिभाषा हमारा क्या है? गैलिट के अनुसार उन्होंने क्या दिया कि राज्य का स्वरूप निर्धारित करने वाले मौलिक सिद्धांतों को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो राज्य का स्वरूप निर्धारित करने वाले जितने भी मौलिक सिद्धांत होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। अब आइए देखिए, संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान की आवश्यकता, तो देखिए वर्तमान समय में संविधान को प्रजातंत्र का आधार माना जाता है। भारत के लिए संविधान होना चाहिए जिसे जनता की सहमति प्राप्त हो। संविधान की आवश्यकता के प्रमुख कारण इस प्रकार, यानी किन किन कारणों की वजह से है संविधान की जरूरत पड़ी, उसके बारे में अब आइए हम देखते हैं। पहला है आपका कि भौतिक कानून के द्वारा सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, यानी अगर सरकार जैसे अपनी मनमानी कर रही है तो आम जनता क्या है उसका विद्रोह करके उस पर अंकुश लगा सकती है।
दूसरा क्या, व्यक्ति के हित में सरकार का नियंत्रण करने के लिए, व्यक्ति मतलब कोई भी काम हो तो वो क्या हो, वो काम ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, व्यक्ति का हित हो, बने व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसा काम होना चाहिए। अगर सरकार अपने मनमाने ढंग से कर रही है तो क्या कर सकती है, जनता जो है उस पर नियंत्रण लगा सकती है संविधान के जरिए। फिर क्या, वर्तमान और भावी पीढ़ियों को मनमानी न करने के लिए, यानी वर्तमान समय में अगर कोई जो है मनमानी करता है या भविष्य में आने पर कोई मनमानी करता है तो उसकी रोक टोक आप कैसे कर सकते हैं, उसकी मनमानियों को आप कैसे रोक सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए। जैसे अभी क्या है, अभी आप देख रहे हैं आए दिन जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जो स्थगित हो रही है, तो जो लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो परीक्षार्थी हैं, वो क्या करें, धरना दे रहे हैं, धरना दे के उसका विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं, आप अपनी निर्धारित समय पे जो है मतलब एग्ज़ाम को कराइए। देखिए स्टूडेंट कितना स्ट्रगल है लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब शिक्षक, सोचिए शिक्षक ऐसा युक्ति है या कह सकते हैं कि हर दरवाजे की चाबी जो है शिक्षक होता है, कि आपका जो मार्गदर्शन करके आपको पढ़ाकर आपको आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर कौन बनाता है, शिक्षक बनाता है। और शिक्षक को ही क्या है, हमारी सरकार की जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है कि शिक्षक को अपने अधिकार के लिए जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। 4 साल से बच्चे जो है फॉर्म भर कर वेट कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब इस पर जो है वो काम कर सके। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें जो है आपके मतलब संविधान के अंतर्गत आती हैं। अब आइए देखिए संविधान के प्रकार या भेद। देखिए संविधान के प्रकार या भेद क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है विकसित और निर्मित संविधान, दूसरा है लिखित और अलिखित संविधान, तीसरा है परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील संविधान। ठीक है, तो संविधान के भेद कितने होते हैं स्टूडेंट, आप 3 बताकर इन तीनों, आप तीनों के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए विकसित और निर्मित संविधान क्या है, तो विकसित संविधान का निर्माण नहीं होता है, यह तो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ऐसे संविधान का कोई स्वरूप किसी भी समय निश्चित नहीं किया जाता। विकसित संविधान किसी निश्चित समय पर नहीं बनाया जाता, वह समय, परिस्थिति और राजनीतिक चेतना के अनुसार जो है विकसित हो जाता है। ऐसे संविधान के नियम अभिसमयों, प्रथाओं, सामान्य कानून के सिद्धांतों और न्यायालय के निर्णय आदि इसमें क्या होते हैं, निहित होते हैं, यानी इसमें समाहित होते हैं। तो ये देखिए विकसित संविधान जो होता है अपने आप ही जो क्या होता है उसका विकास हो जाता है या अपने आप ही जो है विकसित होता है। ये विकसित संविधान जो होता है वो समय, परिस्थिति और जो है राजनीतिक चेतना के अनुसार जो है इसका डेवलपमेंट होता है। अब आइए देखिए निर्मित संविधान क्या है, तो निर्मित संविधान उसे कहते हैं जो एक निश्चित समय पर संविधान सभा या किसी संविधान या सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी बनाया जाता है। ऐसा संविधान प्रायः लिखित ही होता है। इस प्रकार निर्मित संविधान किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखबद्ध किया जाता है। अमेरिका, भारत, फ्रांस, रूस, जापान आदि राज्यों के जो संविधान में यही निर्मित, यानी जो है निर्मित संविधान को जो है लिखितबद्ध किया। जैसे हमारा संविधान कैसा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान है, लिखित और निर्मित संविधान है। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरा हम बात करते हैं लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। तो देखिए लिखित संविधान में क्या है, लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत पूर्णतया अथवा अधिकतर लेखबद्ध हो। ऐसा संविधान निश्चित रूप से निर्मित होता है। लिखित संविधान एक ऐसा संविधान सभा अथवा आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। भारत, अमेरिका, रूस आदि देशों के संविधान जो होते हैं वो क्या है, ये सारे संविधान जो है सारे देशों के जो संविधान है वो कैसे है, आपके लिखित संविधान है। आप देखिए अलिखित संविधान क्या होता है। अलिखित संविधान में क्या, लिखित संविधान के विपरीत अलिखित संविधान जो है संयोग का परिणाम होता है, यानी जो लिखित संविधान है उसके ठीक विपरीत जो है अलिखित संविधान होता है, जो कि क्या होता है, संयोगवश होता है। अलिखित संविधान ऐतिहासिक घटना चक्र की सृष्टि होती है। इस प्रकार के संविधान का अधिकांश भाग एवं आधारभूत भाग लिखित होता है और वह प्रथाओं, परंपराओं, न्यायालय के निर्णयों आदि में क्या होता है, निहित रहता है। यानी जो भी परंपरा प्रथा चलती आ रही है, न्यायालय के जो भी निर्णय हैं उसमें क्या होता है, उस मतलब अलिखित संविधान जो है पाया जाता है।
अब आइए देखिए तीसरा क्या, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील संविधान। देखिए परिवर्तनशील संविधान को हम किस नाम से जानते हैं, तो परिवर्तनशील जो है संविधान जो है उसको हम लचीला संविधान भी कहते हैं। तो देखिए परिवर्तनशील संविधान उसे कहते हैं जिसमें साधारण कानून, ठीक है, संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता। यदि किसी राज्य के संविधान का निर्माण व उसका संशोधन इस संस्था द्वारा हो जो उन साधारण कानूनों का निर्माण करती है या उसमें संशोधन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस संविधान को जो है परिवर्तनशील संविधान या लचीलाशील संविधान बोलते हैं। यानी कहने का साधारण भाषा में आप समझिए कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उस संविधान में क्या, उस संविधान जो है संशोधन किया जा सके, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक लचीले व्यक्ति को हर कोई जो है अपने अनुसार जो है ढाल लेता है, उसमें परिवर्तन कर लेता है, लेकिन अगर वहीं पर क्या है, एक कठोर व्यक्ति है तो उसको जो है बदलना क्या उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम अपरिवर्तनशील अथवा कठोर सिद्धांत के बारे में। तो देखिए जिस संविधान में संवैधानिक कानून और साधारण कानून के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया जाता है उसे अपरिवर्तन या कठोर संविधान जो है कहते हैं, ठीक है। यानी उसमें क्या है, उसमें जो है मतलब स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर सकते हैं, वही क्या है आपका कानून अपरिवर्तनशील संविधान या कठोर संविधान कहलाता है। अब आइए देखिए क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि अच्छे संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या संविधान के जो हैं लक्षण क्या क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन करके आएगा। तो देखिए उसका आंसर आप क्या लिखेंगे। तो देखिए एक अच्छे संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला क्या है, स्पष्टता व निश्चितता। अच्छे संविधान का प्रथम गुण यह है कि वह स्पष्ट व सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है। मतलब वह स्पष्ट यानी साफ साफ रहना चाहिए ताकि देश की कोई भी नागरिक हो, चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, उसको जो है संविधान में सारी चीज़ें जो लिखी है उसको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होने पर न केवल लोगों को संविधान समझने में आसानी होगी वरन सरकार को भी राहत मिलेगी। किसी के लिए गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। स्पष्ट व निश्चित संविधान से राष्ट्र के विकास में सहायता मिलती है, ठीक है। तो स्पष्ट और निश्चित संविधान से क्या होता है, देश और राष्ट्र को क्या मिलती है, सहायता मिलती है, क्योंकि उसमें कोई भी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होती। चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हों उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। अब आइए देखिए दूसरी विशेषता या लक्षण क्या है संविधान की। तो देखिए यहाँ पे क्या, व्यापकता। व्यापकता का मतलब कि बड़े पैमाने पर, ठीक है। संविधान की व्यापकता का अर्थ यह है कि उसमें सभी मौलिक महत्व की बातों का उल्लेख होना चाहिए, जैसे सरकार के संगठन व उसकी रूपरेखा, निश्चित करने वाली धाराएं, सरकार के प्रत्येक अंग, अधिकार, कर्तव्य, उनके पारस्परिक संबंध, ये सभी क्या है, ये सभी आपके जो इसमें शामिल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संक्षिप्तता। तीसरा क्या है आपका, संक्षिप्तता। इसमें क्या है, संविधान अनावश्यक ही लंबा भी नहीं होना चाहिए। संविधान के आधारभूत बातों को तो ठीक है सविस्तार यहाँ पर कर दिए, सविस्तार से उल्लेख होना चाहिए, परंतु सामान्य प्रशासनिक बातों का विस्तार से उल्लेख नहीं होना चाहिए। अच्छे संविधान में व्यापकता और संक्षिप्तता का उचित जो है संतुलन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, सुपरिवर्तनशील। चौथी विशेषता क्या है, सुपरिवर्तनशील, यानी उसमें क्या है, जब समय पड़े तो उसमें हम परिवर्तन कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक अच्छे संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण भी होना चाहिए, जिससे कि राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव के साथ संविधान में भी उचित संशोधन किया जा सके। अब ये देखिए अगला पांचवा क्या है, मूल अधिकारों की घोषणा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा एक अच्छे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके लिए आवश्यक है कि संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का समावेश कर दिया जाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि संविधान में इन अधिकारों के समुचित उपयोग के लिए न्यायिक गारंटी भी दी जाए। भारत व अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की जो है क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो देखिए ये परिवर्तनशील भी होते हैं आपके संविधान की विशेषता, और मूल अधिकार जो भी हमारे हैं उसको क्या किया जाता है, उसको जो है मतलब संविधान में एक सूचीबद्ध तरीके से जो है लिखा जाता है। और हमारे संविधान की रक्षा जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के जो है मिलकर क्या करते हैं, मूल अधिकारों की जो है रक्षा करते हैं। अब आइए देखिए छठवां विशेषता हमारी क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक अच्छे संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसी न्यायपालिका व्यवस्थापिका
वह देखिए वह कार्यपालिका के मनमाने आचरण से न केवल व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, वरन वह उन दोनों अंगों के कार्यों की वैधानिकता की जांच करके संविधान की सर्वोच्चता को क्या करेगी, बनाए रखेगी। अब जैसे यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए न्यायपालिका की जो व्यवस्था है और कार्यपालिका का अगर मनमाने आचरण से अगर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा अगर नहीं हो पाती है या मतलब उसमें ऑब्जेक्शन उठता है, तो उसमें क्या करेगा, उसमें व्यक्ति को भी देखा जाएगा और न्यायपालिका को भी देखा जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का मतलब वहाँ पे क्या करेगा, मतलब वैधानिक जांच होगी, और जो कि मतलब क्या होती है, संवैधानिक की ये क्या करती है, सर्वोच्चता को जो है बनाए रखती है कि मतलब अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो मतलब क्या ये सही है या गलत, इसका जांच मतलब बैठता है, वो हमारी क्या है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति जो है अपने न्याय के लिए जो है आवाज़ उठा सकता है, वो कानून का सहारा ले सकता है। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए प्लेटो कौन थे, विद्वान थे। तो देखिए प्लेटो से आज तक राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है, प्लेटो से और आज तक राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र चर्चा का विषय रहा है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, प्रजा या लोक का तंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रजा या लोक का तंत्र, अर्थात प्रजा का शासन। प्राचीन भारत में इसे गणतंत्र कहा जाता था। भारत के अतिरिक्त प्राचीन यूनान में भी अनेक राज्यों में लोकतंत्रात्मक शासन भी था, जिनमें एथेंस प्रमुख राज्य था। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है। ठीक है, लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द क्या है, डेमोक्रेसी है, जो कि आपका यूनानी भाषा से लिया गया। यूनानी भाषा में भी किसका, ग्रीक भाषा का जो है आपका डेमोक्रेसी जो है शब्द है। अब आइए देखिए बात करते हैं कि एथेंस प्रमुख था। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी यूनानी भाषा से निकला है। यूनानी ग्रीक भाषा का मूल शब्द डेमोस है, जिसका अर्थ है जनसाधारण। इसमें क्रेसी शब्द जोड़ा गया जिसका अर्थ था शासन या सरकार। इस प्रकार लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ है जनसाधारण या जनता का शासन, जनसाधारण या जनता का शासन। अब बताइए हमारा भारत जो है वो कैसा देश है, लोकतंत्र वाला देश है या कैसा, तो आप हमको बताइएगा। इसका यहाँ पे क्या लोकतांत्रिक राज्य पाया जाता है कि कौन सा। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं अमेरिका के भूतपूर्व, देखिए आप पूर्व बना लीजिएगा, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसी अर्थ में लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कहा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। देखिए अब्राहम लिंकन भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र का जो है परिभाषा या शाब्दिक अर्थ क्या बताया, तो उनका कहना था कि जो लोकतंत्र है वो क्या है, जनता का है, और लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन होता है वही, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। अब देखिए सीले ने इसकी परिभाषा क्या दी, प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ठीक है, प्रजातंत्र क्या है, वह शासन प्रणाली है जिसमें कि क्या होता है, सभी व्यक्ति मतलब समान रूप से जो है भाग ले सकते हैं। ये सीले ने परिभाषा दिया। अब आइए देखिए डायसी के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया। तो डायसी ने क्या बताया कि प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन वर्ग समस्त राष्ट्र का एक विशाल अंग या भाग होता है। अब आइए देखिए प्रजातंत्र की विशेषताएं, या इसी को लोकतंत्र की विशेषताएं बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों क्या है आपका सेम है। तो प्रजातंत्र की विशेषताएं या लोकतंत्र की विशेषताएं, या प्रजातंत्र के लक्षण या लोकतंत्र के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। तो पहला क्या है आपका प्रजातंत्र शासन। ठीक है, प्रजातंत्र साध्य नहीं साधन है। प्रजातंत्र क्या है, साध्य नहीं साधन है। इसका अर्थ यह है कि प्रजातंत्र शासन एक साधन है जिसका उद्देश्य सामान्य जनता के कल्याण में वृद्धि करना होता है। ठीक है, पहला विशेषता क्या है स्टूडेंट आपका, तो पहला विशेषता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र का क्या, कि प्रजातंत्र शासन साध्य नहीं है। ठीक है, शासन साध्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक साधन है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम जनता के
के कल्याण और वृद्धि की जो है बात करते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। ठीक है, जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी शासन। तो यहाँ पर क्या है, तो जैसा कि लिंकन ने कहा है कि जनता का शासन, इसका अभिप्राय यह है कि जनता उस सरकार को बदल सकती है जो जनहित में शासन नहीं करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जनता के पास इतना पावर है, इतना अधिकार है कि वह सरकार को बदल सकती है। अगर सरकार के द्वारा जनहित के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है तो जनता क्या करती, एक तरफ से वोट करके जो है उस सरकार को एकदम ध्वस्त कर देती है या गिरा देती है। क्यों? क्योंकि वो सरकार जो है वो जनता के हित के लिए नहीं काम किया। फिर क्या है आपका, जनता द्वारा निर्मित शासन। प्रजातंत्र शासन में जनता ही अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, इन्हीं में से सरकार बनती है। ठीक है, तो जनता क्या करती है, जनता वोट करके मतलब एक कैंडिडेट को निर्वाचित करती है और फिर क्या होता है, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं तो वही मिलकर क्या करते हैं, अपना गवर्नमेंट, जिसका बहुमत ज़्यादा होता है फिर उसी की क्या होती है, सरकार आती है। फिर क्या है, विशेष वर्ग को सुविधा नहीं, यानी जो आपके जो कैंडिडेट हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो विशेष वर्ग के हों। ठीक है, वो किसी भी वर्ग के हों, लेकिन हाँ उनका जो कार्य प्रणाली हो वो क्या हो, जनता के हित में हो, तभी वो आगे जो है सत्ता या सरकार में आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रजातंत्र शासन में किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को दूसरे नागरिकों की तुलना में विशेषाधिकार जो है प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नहीं उनका बेटा वो मुख्यमंत्री बन गया तो फिर उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं, वो मुख्यमंत्री जो बनेगा तो वो क्या, जनता उसको चुनेगी। ठीक है, ऐसा कोई विशेष जो है छूट नहीं है। अब आइए देखिए बात करते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है, या लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत कौन से, तो आप बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर क्या लिखेंगे आप, प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता यानी सभी को एक समान देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या, प्रजातंत्र शासन का प्रथम आधारभूत सिद्धांत राजनीतिक समानता है, न केवल मतदान की समानता यहाँ बना ली गई, समानता, वरन नागरिकों को दूसरी कई प्रकार की समानता भी प्रजातंत्र शासन में देना आवश्यक होता है। नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ आपको वोट देने का समान अधिकार नहीं है, उसके अलावा भी अगर आप अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, अवसर की समानता का भी जो है अधिकार मिलना चाहिए या समानता होनी चाहिए, ये चीज़ है। अब दूसरा क्या है आपका, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या है आपका, तो देखिए प्रजातंत्र का दूसरा आधारभूत सिद्धांत स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अभाव में प्रजातंत्र शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या मतलब स्वतंत्रता भी क्या है आपका दूसरा आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है मतलब स्वतंत्रता के अभाव में हम क्या लोकतंत्र या प्रजातंत्र की शासन की कल्पना नहीं कर सकते। इसमें जो है भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, हम चाहे हम सभी धर्म का क्या है आदर सम्मान कर सकते, इसकी स्वतंत्रता है। हम कि अगर मान लीजिए हम किसी धर्म को एडॉप्ट करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता, ये चीज़ें यहाँ पर कहा गया। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या बहुमत का निर्णय। देखिए बहुमत का निर्णय क्या है आपका, प्रजातंत्र शासन का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि विधान मंडलों तथा अन्य संस्थाओं में बहुमत के निर्णय अल्पसंख्यकों को मान्य होनी चाहिए। यद्यपि बहुमत को अल्पसंख्यकों के हित की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए बहुमत जैसे जिसका भी सरकार बन गया और उसमें अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको भी क्या उसको भी मतलब उसके हित के लिए भी गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसी अगर चलाई जाए तो उनको भी उसमें रखना चाहिए, न कि उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है। चौथा क्या, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण। सरकार के ऊपर क्या होता है, जनता का जो है नियंत्रण होता है, चौथा सिद्धांत। तो प्रजातंत्र शासन जनता की सहमति पर आधारित होता है। सत्ता का स्रोत स्वयं जनता है और सरकार को पदोच्युत करने का अधिकार भी क्या है, जनता को ही है। प्रजातंत्र शासन में सरकार निरंकुश या उत्तरदायी नहीं हो सकती। निर्वाचन आदि
के माध्यम से जनता सरकार की नीतियों का समर्थन अथवा विरोध भी कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए जिस गवर्नमेंट से, अब जैसे मान लीजिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी योजनाओं को तो अच्छे से किया, लेकिन जो शिक्षा थी, शिक्षा प्रणाली, उसको क्या कर रही गवर्नमेंट, एकदम बिल्कुल ध्वस्त कर दी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो एनईपी आई, ठीक है, अभी जो है तत्काल मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको अपने मेजर सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, शिक्षा प्रणाली के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखिए, शिक्षा का जरिए ही तो आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस शिक्षा को ही क्या है, बिल्कुल करप्ट कर दिया गया। जो पहले, अब क्या है, अब हर बच्चा ये कहता है कि मैं तो 2-2 महीने पे एग्ज़ाम ही देता हूँ। तो सही बात है कि बच्चों को जो है पूरी नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी जो शिक्षा प्रणाली, जब अपनी एजुकेशन सिस्टम जो उसको सुधारना चाहिए। देखिए एजुकेशन और सिस्टम दोनों में खराबी हो गया। अब क्या है, मतलब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्या है कंठस्थ कर, अब जैसे हमने अभी बताया ना कि यूपी में जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो है क्राइसिस चल रही है, टीचरों की तो मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा, 4 साल हो गए एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हुए, अभी तक कोई एग्ज़ाम का मतलब नामो निशान नहीं है। तो ये सब क्या है, सब कहीं ना कहीं जो है मतलब विद्यार्थियों के साथ युवा पीढ़ियों को क्या किया जा रहा है, विकलांग किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब 2026 का इलेक्शन आएगा तो जनता क्या करेगी, जितने भी युवा पीढ़ी आक्रोश में है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फिर से ही गवर्नमेंट आए। वो फिर सोचेंगे कि चेंजिंग हो, ताकि हम युवाओं जो बेरोजगार की श्रेणी में हो उनका उद्धार हो सके। जब नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसी आएगी, तो हम जो है बेरोजगारों की जो है संख्या में कमी होगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो सर जो मतलब जनता जो है, ठीक है, जनता जो है वो चाहे तो काया पलट कर सकती है। ये अधिकार जो है जनता को दिया गया, न कि सरकार को दिया गया। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र के कितने भेद होते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र के भेद बताइए, या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, ठीक है। प्रकार करके भी आपको पूछ सकता है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र के कितने प्रकार। तो क्या बताएंगे, प्रजातंत्र शासन प्रणाली के 2 भेद निम्नलिखित है। पहला क्या, प्रत्यक्ष या विशुद्ध प्रजातंत्र। अब इसमें क्या, हरनसा ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, शुद्ध रूप से प्रजातंत्र वह शान है जिसमें समस्त जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभु सत्ता, ठीक है, के कार्य करती है। तो यहाँ प्रभुत्व सत्ता का जो है क्या कर रही है, जनता ही कार्य कर रही है कि हमको कौन सा जो है गवर्नमेंट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के सभी कार्य, कानून, नीतियों का निर्माण, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी आदि स्वयं करती है। यह कार्य प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो जनता चाहे तो भी मतलब प्रतिनिधित्व देकर आगे भेज सकती है, और नहीं चाहेगी तो वो वहीं पर उसको क्या कर सकती है, रोक भी सकती है। दूसरा क्या है, अब इसी का देखिए कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण क्या क्या होते हैं। तो अब आइए देखिए बात करते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन में प्रत्यक्ष या सक्रिय रूप से भाग लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जनता ही क्या करती है, सक्रिय होकर जो है भाग लेती है कि हमारा नेता कैसा हो, ठीक है। फिर क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। तीसरा क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सरकार सदैव जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं। चौथा क्या है आपका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में कानून को जनता का नैतिक समर्थन प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं जनता ने ही क्या करता है, स्वयं जनता ही ने क्या किया है, कानूनों को जो है बनाया है। अगला पॉइंट हमारा क्या, 5वां जो है आपका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन में अत्यधिक उथल पुथल क्रांति की संभावना भी नहीं रहती है, क्योंकि पहले से ही सब कार्य जन सहमति से होते हैं। जो प्रत्यक्ष पहले से बनाया गया, तो उसमें क्या, लोगों की जो विचार है, जो लोगों की जो सहमति है, उन सब चीज़ों को जो है शामिल किया गया, ठीक है। अब आइए देखिए अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे क्या, अप्रत्यक्ष में क्या है आपका कि अनुभव यह सिद्ध करता है कि शुद्धि या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या अप्रतिनिधि होगा, ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा, अप्रत्यक्ष या अप्रतिनिधि प्रजातंत्र। तो देखिए अनुभव यह सिद्ध करता है कि शुद्धि या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसा लक्ष्य है जो पूरा नहीं किया जा सकता,
शुद्ध लोकतंत्र के लिए अनेक शर्तें पूरी होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही आज व्यवहारिक है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शासन जनता के हाथों से लेकर उनके प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दिया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इस विचार पर आधारित है कि जनता के सभी सदस्य राजधानी में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित हो सकते हैं। अब देखिए क्या है कि कुछ भी मतलब कहीं भी सांसद वगैरह में जो है बैठक होती तो वहाँ भारत का हर नागरिक तो नहीं ना पहुँच पाता है, लेकिन हाँ, जो जनता ने जिसको अपने चुनाव के जरिए, वोट के जरिए जिताया है, तो वो क्या करता है, वो जनता की जो भी समस्याएं हैं वो क्या करता है, सांसद में जाकर वहाँ पे संसद में माने रखता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जो भी समस्या है वो क्या अकेले वो प्रतिनिधित्व करके वहाँ पे संसद में उपस्थित होता है। तो यहीं इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती थी। देखिए पूंजीवाद एक विशुद्ध आर्थिक प्रणाली है। इसमें निजी स्वामित्व को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है तथा लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। अनेक अवसरों पर यह देखा गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था से गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ता है। अब देखिए इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, अब देखिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है तो अमीर क्या है, दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, और गरीब क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, गरीब हो। जैसे कि आप अपने एजुकेशन को ही आप रख लीजिए कि एजुकेशन पर जो जीएसटी है, ठीक है, वो 18% जीएसटी लग गया, और सोना पर जो गोल्ड खरीदते हैं उस पर क्या 3% जीएसटी। तो बताइए जहाँ पर जिस देश में एजुकेशन यानी शिक्षा क्या घर घर पहुंचना चाहिए ना, तो उसकी जीएसटी 18% कर दिया गया। और सोना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब अब एक गरीब क्या है, एक गरीब तो वैसे भी सोना नहीं खरीद कर पहन सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका लाभ कौन उठा सकता है, गोल्ड कौन खरीद सकता है। तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड जो है आपके अमीर तबके या पूंजीवादी लोग ही खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब तो नहीं। लेकिन गरीब अपनी गरीबी को कैसे मिटा सकता है, अपने गरीबी को वह एजुकेट होगा, एजुकेशन शिक्षा लेगा तभी वो अपनी गरीबी को मिटा पाएगा। तो अब बताइए कि 18% जीएसटी जो है एजुकेशन पे हो गया और 3% जीएसटी क्या है आपका जो है गोल्ड पे हो गया। तो अब यहाँ पर बताइए, तो अब यहाँ पर किसको बढ़ाओ, अब यहाँ पर जो गरीब क्या है, गरीब सोना भी नहीं खरीद सकता और अपने बच्चे को क्या है एजुकेशन भी नहीं दे सकता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और अमीर क्या है मतलब 3% उसको गोल्ड मिला तो वो खरीद लिया, और उसके मतलब मान लीजिए सोने का बिस्किट, सोने का सिक्का जो भी खरीदा, फिर उसको क्या किया, उसको बाद में सोने का भाव बढ़ा, फिर बेचा, फिर उसी के पैसे से क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ा लिया। तो जो क्या हुआ, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, और गरीब क्या हो रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, और इनमें क्या है अंतर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन पूंजीवाद के गुणों, ठीक है, गुण एवं उपलब्धता के कारण इसको पूर्ण समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है, पूंजीवाद को जो है सोचे कि नहीं हम इसको समाप्त कर दें तो नहीं हो सकता। पूंजीवाद को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जो है परिभाषित किया गया। अब आइए देखिए प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में उन्होंने क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि पूंजीवाद का आशय उत्पादन एवं वितरण की उस प्रणाली से होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा लाभ को अधिकतम करने के लिए विविध उपयोगी को अपनाया जाता है तथा उसमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी देखी जाती है। ठीक है, विविध उपयोग, ठीक है, विविध उपयोग को क्या है अपनाते हैं, और उसमें क्या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन भी देखा जाता है। जैसे देखिए आज पूंजीवाद है तो वो क्या करता है, वो मतलब अपनी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए जो है कि तरह तरह के जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना, या फिर जब देखता है कि नहीं इसमें जो है हम अगर अपना सेल जो है अपने बेचने में थोड़ा सा हम अगर कमी लाते हैं तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसको कर कभी मतलब सिर्फ इसमें क्या होता है, पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो अपने लाभ के बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं पूंजीवाद की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए पहली विशेषता क्या है, तो लाभ के लिए उत्पादन, यानी पूंजीवाद जो भी होता है वो लाभ के लिए जो प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, यानी पर्सनल लाभ के लिए उत्पादन करना। फिर क्या उद्देश्यपूर्ण उत्पादन, यानी उनका टारगेट क्या है, अपने इनकम को बढ़ाना, ठीक है, उपभोक्ताओं तक सारी चीज़ों को पहुँचाना और उसका लाभ जो है मतलब अच्छा खासा लाभ जो है अपना मतलब वो कर सके।
फिर क्या है, उत्पादन की मात्रा पर नियंत्रण करना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पूंजीवाद जो होता है वो अपने प्रोडक्ट पर नियंत्रण भी करता है, मतलब उसका खुद का स्वामित्व होता है। इसमें गवर्नमेंट जो होती है उसके उत्पादन पर जो है कोई कंट्रोल नहीं रहता, मतलब उसको मार्केट में कितने पैसे में उसको बेचना है, ठीक है, लोगों तक वो कितने पैसे में जाएगा, इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करती है। वो क्या है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो है पूंजीवाद में क्या होता है, उत्पादन पर जो होता है वो भी, उस पर भी नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व, पूंजीवाद में क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, उसका क्या है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी पूंजीपति हैं, उनका क्या होता है, अपना खुद का जो है मालिकाना हक होता है। देखिए स्टूडेंट, आगे क्या है आपका, मजदूरी का उच्च स्तर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, तो आप देखते हैं ना कि मतलब पूंजीवादी जो होते हैं अपना जो है कंपटीशन रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, मतलब जो जिसका कार्य करने की जो है योग्यता अच्छी वाली होती है, तो उसमें क्या है, उनको जो है उच्च स्तर का जो है मजदूरी दिया जाता है। धन का निवेश लाभ के लिए, यहाँ पर जो भी पूंजीवादी धन का निवेश करते हैं यानी खर्च करते हैं, तो सिर्फ अपने पर्सनल लाभ के लिए करते हैं। प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे क्या होता है, पूंजीवाद होने की वजह से क्या होता है, उनमें जो है कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुक्त बाजार व्यवस्था, यहाँ पे क्या होता है, पूंजीवादी जो होते हैं अपने अनुसार जो है मुक्त बाजार की जो है व्यवस्था देते हैं, यानी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। यहाँ पर जो है खुला मार्केट, जिस जैसा डिमांड रहता है वैसा क्या करते हैं, पूंजीवादी जो है कंपनी में जो अपना प्रोडक्ट लाते हैं और उसको बाजार में जो है सेल करते हैं। फिर क्या, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पूंजीवाद जो है अपनी संपत्ति का खुद ही स्वामी होता है। अब देखिए यहाँ पर दो जो है आपके, उसको हमने यहाँ पर बता दिया कि देखिए संपत्ति का अधिकार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ विशेषता में, तो पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार के द्वारा व्यक्तियों को अपनी निजी संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार होता है। पूंजीपतियों पर अपनी निजी संपत्ति अरबों रुपयों में या करोड़ों रुपयों में होती है। सरकार द्वारा उनकी संपत्ति पर, ठीक है, उस समय तक कोई जो है कोई नहीं लगाया जाता, कोई मतलब कर या कुछ भी मतलब नहीं लगाया जाता जब तक कि पूंजीपति द्वारा किसी आर्थिक कानून का जो है उल्लंघन न किया जाए। ठीक है, फिर क्या है, मुक्त बाजार का मतलब आप समझ लीजिए। मुक्त बाजार में क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार को पूर्णतः नियंत्रण युक्त रखा जाता है। बाजार में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर सरकार किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखती है। और क्या है, वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बाजार की गतिविधियों और शक्तियों द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं दूसरे हम सिद्धांत पर चलते हैं। अब देखिए पूंजीवाद सिद्धांत क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पूंजीवादी सिद्धांत क्या क्या है, तो देखिए पूंजीवादी सिद्धांत जो है निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या, लाभ का सिद्धांत। पूंजीवाद में क्या होता है, मतलब ये हेडिंग आप डालकर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं जिसको हम बता रहे स्टूडेंट। लाभ का सिद्धांत यानी कि यहाँ पे क्या है, पर्सनल इंटेंशन जो होता है उनका, जो पूंजीवादी पति होते हैं उनका अपना पर्सनल लाभ होता है। संचय का सिद्धांत, संचय का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि वो सामान को क्या करते हैं, एक जगह खरीद कर जो है उनको एकत्रित करते हैं और जैसे ही मार्केट में उछाल आता है या मतलब चढ़ाव आता है तो क्या करते हैं, सामान को जो है, प्रोडक्ट को जो है लाते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब वो संचय कर कर उसका भी लाभ कमाते हैं। फिर क्या, निजी संपत्ति का सिद्धांत, यानी उनकी संपत्ति पर जो है किसी का जो है मतलब अधिकार नहीं, तो गवर्नमेंट की कोई अधिकार नहीं होता है, उनका खुद का संपत्ति होता है। प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, इसमें क्या करते हैं, वो कंपटीशन रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कंपटीशन उनका सिद्धांत बन जाता है। वो अपने जैसे क्वालिटी या लो क्वालिटी दोनों चीज़ों को जो है यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। फिर क्या, स्वहित का सिद्धांत, यानी सिर्फ अपने हित के बारे में वहाँ पर जो है पूंजीपति सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। मूल्य प्रणाली का सिद्धांत, उनका जो है वैल्यू कैसा हो, उनका स्टैंडर्ड कैसा हो, इस पर जो है यह सिद्धांत जो आधारित होता है। फिर क्या, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। मांग और पूर्ति में क्या होता है कि जनता की क्या मांग हो रही है उसको कैसे हम पूर्ति कर सकते हैं, इस पर आधारित है। निर्णय का सिद्धांत, यहाँ क्या है, पूंजीपति जो है अपना खुद का निर्णय लेकर कि उसको मार्केट में कैसे मतलब किस सामान को कितने दिन के लिए लाना है और क्या क्या चीज़ों को हम लाएं जिससे कि मतलब हमारा जो है पर्सनल लाभ हो सके। फिर क्या, विविधता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, वो एक के साथ कई कंपनी को जो है लॉन्च कर सकता है। सौदेबाजी का सिद्धांत, वो भी गवर्नमेंट से जो है अपना सौदा कर सकता है। स्वार्थ का सिद्धांत, इसमें क्या, पूंजीपति जो है अपने स्वार्थ के लिए, पर्सनल स्वार्थ के लिए जो है वो कार्य करता है। अब आइए देखिए हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था के गुण व दोष बताइए। देखिए पूंजीवादी
व्यवस्था के गुण क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, स्वचालित प्रणाली पाया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता होती है, नवीन आविष्कार होते हैं और कुशल उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर गुण में क्या, आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि अपने इकोनॉमिक, अपने जो है आर्थिक स्थिति को कैसे मतलब आगे तक बढ़ा सकते हैं। स्वचालित प्रणाली मतलब अपने सिस्टम को वो खुद अपने तरीके से जो है मतलब स्वचालित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज हो गया, ठीक है, तो उसमें सब लोग पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो, मैनेजमेंट हुआ, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अपना खुद का निर्णय लेकर अच्छे टीचर को रख सकता है, किसी टीचर को हटा भी सकता है। फिर क्या, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता, जैसे जैसे वस्तु और डिमांड जैसा जैसा बढ़ता जाता है स्टूडेंट, उसके अनुसार क्या होता है, जो पूंजीपति होते हैं वो मार्केट में सारी चीज़ों को लाते हैं। नवीन आविष्कार, पूंजीपति क्या करते हैं, नए नए आविष्कार को भी करते रहते हैं। फिर कुशल उत्पादकता में देखिए क्या है, देखिए कुशल उत्पादक में हमने बता दिया यहाँ पर कि पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक उत्पादन अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कम मूल्य पर करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह प्रत्येक संसाधन का प्रयोग कुशलतापूर्वक करता है। अपनी कुशलता के आधार पर ही वह गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कि किसी की दुकान की मिठाई फेमस है, ठीक है, तो वो दुकान चाहे जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या शुद्ध चीज़ें, क्वालिटी अच्छी मिले तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब आइए देखिए यहाँ पर अगला हमारा क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था के दोष क्या होते हैं। तो श्रमिकों का शोषण, देखिए पूंजीवादी व्यवस्था का क्या दोष होता है, तो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय हो उनका क्या करते हैं, वो लोग शोषण करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए बेरोजगारी, बेकारी इतनी बढ़ गई है कि जो श्रमिक लोग हैं, जहाँ पर एक प्रोफेसर जो है 20,000 तनख्वाह पर काम करता था, आज क्या है, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 10,000 में अगर उनको कोई एमए पास मिल रहा है तो वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि ये एक तरह से क्या हुआ, और उनसे मतलब जो 6 घंटा काम था वो 8 घंटा ले रहे हैं, मतलब तो ये श्रमिक का शोषण ही कर रहे हैं। फिर क्या, वर्ग संघर्ष, यहाँ पर क्या है, इसमें वर्ग संघर्ष भी पाया जाता है, अनावश्यक प्रतियोगिता भी रखा जाता है, यानी कौन आप बेस्ट, अब क्या है, एक दूसरे को जो नीचा दिखाने के लिए लोग आपस में ही क्या करते हैं, लड़ते हैं। फिर क्या, अधिक उत्पादन और आर्थिक उतार चढ़ाव, तो ये चीज़ें क्या होती है आपके पूंजीवाद व्यवस्था के क्या है, दोष में है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो अब देखिए राष्ट्रवादी को एक वैचारिक आंदोलन के रूप में माना जाता है। एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद उन समूहों के व्यक्तियों के हितों को बढ़ाता है जो कि राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्र प्रेम एवं आत्मनिर्णय के सिद्धांत से प्रेरित होती है। राष्ट्रवाद अपनी पहचान को संपूर्ण विश्व में प्रथम रूप से सिद्ध करना चाहता है। जैसे भारत के राष्ट्रवादी धरना हिंदू राष्ट्र की कल्पना को जो है साकार करता है। ठीक है, राष्ट्रवादी धरना नहीं होगा, धारणा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर धारणा होगा। ठीक है, धारणा जो है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को क्या करता है, साकार करता है। लेकिन इनमें अन्य धर्म के व्यक्ति भी सुरक्षित व संरक्षित होते हैं। इसमें मातृभाषा के प्रति प्रेम, ठीक है, परंपराओं से लगाव और संस्कृति संरक्षण की भावना से भी जुड़ा होता है। राष्ट्रवाद की धारणा विभिन्न रूपों में इतिहास में जो है सदैव रही है। अब देखिए खान के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर खान सर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, खान जो थे एक विद्वान थे, तो उनके अनुसार जो है राष्ट्रवादी क्या है तो वो बता, राष्ट्रवाद मन की स्थिति है जिसे व्यक्ति राष्ट्र के प्रति जो है सर्वोच्च निष्ठा के कारण अनुभव करता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है, मन की स्थिति है जिसे व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति क्या सर्वोच्च निष्ठा के कारण जो है अनुभव करता है। अब जैसे खान सर क्यों मशहूर है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते हैं ना, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो शिक्षा हो वो घर घर पहुँचे, गरीब तबके के लोग भी मतलब पढ़कर शिक्षित हो। अब उसी तरह से क्या है, सर मान लीजिए सर का तो बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन मेरा भी यही पर्पज़ है कि जो एजुकेशन हो वो क्या हो, हर घर तक पहुँचे, सही चीज़ों पर पहुँचे। मैं भी छोटे पैमाने पर जो है जो भी संभव हो रहा है मैं भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब खान सर की जो पर्सनालिटी तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज क्या है, आज उनके पास जो है 2 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और उनका जो है व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व जो बोलता है। ठीक है, तो खान सर भी क्या है देश के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो कहा जाए समर्पण की भावना रखते हैं। और बच्चों को क्या है, उन्होंने क्या किया, बच्चों का एक ऐसा मतलब मिसाल टीम बना रहे हैं जो कि हमारे देश के विकास के लिए आगे आए। वो अगर एक गरीब अच्छा से पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर घूस पानी ये सब की लालच नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से फेस किया है, तो वो जाकर कोई भी करप्शन वाला काम नहीं करेगा। ठीक है,
अब आइए देखिए, गेलनर के अनुसार राष्ट्रवाद एक अपने राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित होने की काल्पनिक प्रक्रिया है जो कि आंतरिक रूप से अनुभव की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, खान के अनुसार था और ये क्या गेलनर के अनुसार परिभाषा थी राष्ट्रवाद की। अब देखिए राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या, तो राष्ट्रवाद एक आंदोलन के रूप में, राष्ट्रवादी विचारधारा एक आंदोलन के रूप में है जिसमें राष्ट्र के विविध धर्म, जाति, संप्रदाय के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पहले भारतीय है, उसको भारत की रक्षा के लिए अपना तन मन धन अर्पण करके एक भारतीय होने का कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रवाद को जो है प्रस्तुत करती है। दूसरा आपका क्या है, राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय एकता के रूप में, तो यहाँ पे क्या, राष्ट्रवाद में उन व्यक्तियों को भी राष्ट्र के पक्ष में किया जाता है जो कि पूर्णतः निष्क्रिय और उदासीन होते हैं, उनको भी राष्ट्रवाद के नाम पर देश के सभी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा राष्ट्र के सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के नागरिकों में एकता की जो है एकता उत्पन्न करने का क्या होते हैं, साधन होते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्वायत्तता के रूप में, स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमस, खुद का मालिक होना। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रवादी विचारधारा किसी भी स्थिति में दूसरे देशों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगी। राष्ट्रवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आवश्यक सहमत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रवचन और हस्तक्षेप को अनावश्यक रूप से जो है स्वीकार करने की असहमति प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब क्या हो कि जैसे अब हम अपना घर का देख लीजिए, तो आप अपने घर में जो भी समस्या है आप खुद उसको मतलब सुलझा सकते हैं, लेकिन हम आपके घर में जो आपका व्यक्तिगत मैटर है उसमें क्या इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से क्या है, राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता जो है अपने आप में क्या होती है, वो अपने जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी मतलब सहमति उसको ले सकती है, लेकिन अपने घर में अगर हमारे जो है परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से अगर छेड़छाड़ जो है अन्य देश के लोग करना चाहे तो इसको क्या है, उसको जो है राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसको जो है सहमति नहीं प्रदान करेगा। ठीक है, अब आइए देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या, चौथा क्या, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय पहचान के रूप में। तो देखिए राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत अपनी एक पृथक पहचान बनाने की आदत भी सम्मिलित होती है। पांचवा क्या, राष्ट्रवाद एक समर्पण के रूप में, राष्ट्रवाद को समर्पण के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। छठा क्या है, राष्ट्रवाद स्वनिर्णयन के रूप में, मतलब खुद के आप निर्णय कैसे ले सकते हैं, इसके लिए भी राष्ट्रवाद क्या होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, राष्ट्रवादी विचारधारा कभी भी किसी भी आंतरिक मामलों में ठीक है स्व निर्णय की अवधारणा को प्रदर्शित करती है। जैसे भारत में विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान, भारत पाक संबंध, भारत चीन संबंध में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप जो है स्वीकार नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि ये इनका अपना इंटरनल मामला है। फिर क्या है, यह भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर क्या करती है, संकेत करती है। सातवां क्या है, राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति के रूप में। तो जो राष्ट्रवाद होता है वो क्या है, हमारा राजनीतिक शक्ति के रूप में भी जो है कार्य है। फिर क्या, आठवां क्या है, राष्ट्रवाद मानसिक प्रक्रिया के रूप में। तो जो राष्ट्रवाद होता है, देखिए हम मन से जो है, दिमाग से अगर हम हमारे अंदर जो है राष्ट्र के प्रति जो है समर्पण भावना अगर चल रही है तो क्या हो रहा है, मानसिक प्रक्रिया के जरिए नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें। फिर क्या है, राष्ट्रवाद ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में। तो राष्ट्रवाद को ऐतिहासिक विचारधारा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। हमारे धर्म समाज में भी प्राचीन काल से ही इस विचारधारा को स्वीकार किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार हमारे अनेक धर्मशास्त्र और विचारक राष्ट्रवाद को क्या करते हैं, पोषित करते रहे हैं, जिसका परिणाम आज क्या है, वर्तमान में भी राष्ट्रवाद है। देखिए हम लोग क्या है, जैसे प्राचीन समय में जो हमारे मतलब धर्म के अनुसार जो भी देवी देवता की जो पूजा होती थी, ठीक है, उसको हम आज भी कायम रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारा जो है ऐतिहासिक प्रक्रिया। अब देखिए राष्ट्रवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अब आइए देखिए बात करते हैं। तो सिद्धांत क्या है, निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत क्या स्टूडेंट आपका, तो स्वशासन का सिद्धांत, यानी यहाँ पे क्या, खुद का शासन है। जैसे यहाँ पर मतलब किसी बाहरी देश का अपशासन नहीं रहा। फिर क्या, स्व निर्णय का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या करता है, हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो खुद अपना निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत, यहाँ क्या, विभिन्न जातियों के समूह के धर्म के विचार के लोग रहते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों के अंदर क्या एक राष्ट्रीय एकता की भावना है। फिर क्या, राष्ट्रीय पहचान का सिद्धांत, यानी हम सब भारतीय हैं, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पहचान का सिद्धांत है। देशभक्ति का सिद्धांत, हम लोग के अंदर क्या अपने देश के प्रति समर्पण
समर्पण भावना है, ठीक है, हमें कोई आंख दिखाकर नहीं निकल सकता, हम अपने देश के लिए क्या है मर मिटने के लिए भी तैयार होते। तो ये क्या, ये आपका देशभक्ति का सिद्धांत हुआ, समर्पण का सिद्धांत, यानी अपने देश के लिए तन मन धन इन सभी चीज़ों से जो है हम समर्पित है, ये क्या है आपका समर्पण का सिद्धांत है। सांस्कृतिक संरक्षण का सिद्धांत, जो भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम कैसे संरक्षित करें और अगली पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित करें, ये क्या आपका संरक्षण का सिद्धांत। सद्भावना का सिद्धांत, राष्ट्रवाद के प्रति हमारी क्या है सद्भावनाएं होती हैं। देश प्रेम का सिद्धांत, सभी हम जितने भी भारतीय हमें अपने देश से बहुत प्यार है, ये क्या है देश प्रेम का सिद्धांत होता है, यानी चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, तो सभी के अंदर क्या होता है देश प्रेम, देशभक्ति, देश प्रेम है ना। तो ये क्या है आपका विविधता का सिद्धांत, यानी यहाँ पर क्या है भारत हमारा एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, इसलिए क्या ये विविधता में भी क्या है एकता वाला देश है। जैसे कि यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है हिंदी है, मातृभाषा क्या है हिंदी है, तो वो क्या है उसको सभी लोग मानते हैं, उसको सभी लोग अपने दिल से जो है स्वीकार करते हैं। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पद्धति का आशय क्या है, पद्धति का वर्गीकरण बताइए। तो देखिए पद्धति का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं मेथड्स बोलते हैं। तो देखिए प्रत्येक विषय के अध्ययन की एक या अनेक पद्धतियां होती है जिसके द्वारा उस विषय, ठीक है, उस विषय की सामग्री का उचित अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे मेथड कहते हैं। अध्ययन पद्धति के द्वारा वर्तमान या अतीत की घटनाओं के विश्लेषण के साथ भविष्य के बारे में भी कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह सही है कि राजनीतिक शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक सुनिश्चित विज्ञान नहीं है, अतः प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन पद्धति के बारे में विचार का ठीक है कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उसके किसी भी सिद्धांत को जो है प्रयोगशाला में रख कर उस पर क्या कर सकते हैं हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीति जो शास्त्र है उसका जो कोई भी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे हम क्या इसको प्रयोग कर सके, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए यह परिवर्तनशील मानव स्वभाव और व्यवहार के कारण राजनीति शास्त्र जैसे समाजशास्त्र विद्वानों में यह अध्ययन पद्धति संभव नहीं है। देखिए राजनीति शास्त्र जैसे सामाजिक जो भी विद्वान है उनका जो है अध्ययन जो है मतलब पद्धति संभव नहीं। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो हम लाइब्रेरी में कोई अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं ना कि हाँ क्रोमोजोम से है, ठीक है, ये मानव का जो है डीएनए है, तो ये लड़का है, मतलब इसके माता पिता कौन थे, सब क्या ये सब हम लाइब्रेरी में डीएनए के जरिए प्राप्त जो है जानकारियाँ ले लेते हैं, लेकिन राजनीतिक शास्त्र के लिए हम कहाँ से जाएंगे, यही चीज़ है। अब आइए देखिए गार्डनर के अनुसार उन्होंने पद्धति का क्या परिभाषा दिया। तो देखिए गार्डनर ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि राजनीतिक शास्त्र न तो अपने अनुसंधान में कृत्रिम यंत्र द्वारा पर्यवेक्षक शक्ति में वृद्धि कर सकते, यानी कोई भी कृत्रिम यंत्र यानी कोई भी आर्टिफिशियल यंत्र के द्वारा जो हम इसमें वृद्धि नहीं कर सकते, और न अनुसंधान के परिणाम तक पहुंचने में ही उनका कोई सहायता ले सकते हैं। जो भी आर्टिफिशियल जो भी मतलब है तो उनका न तो हम उसका शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं और न ही उसके खोज के जरिए जो है उसका जो है कोई भी हमको रिजल्ट मिलना तो उसमें सहायता भी वो नहीं कर सकते। अब आइए देखिए हम पद्धति का वर्गीकरण देख लेते हैं कि पद्धति का वर्गीकरण क्या है। तो देखिए पद्धति का वर्गीकरण जो है 3 तरह का होता है, एक आगमन पद्धति, निगमन पद्धति और सादृश्य पद्धति। देखिए स्टूडेंट ये आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। मान लीजिए थोड़ा समय अभाव होने की वजह से कुछ ही चैप्टर से हमने लिया है, लेकिन आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन यानी 40 नंबर तो आपके यहाँ से फिक्स है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मुझे समय मिलता है बीच में तो एक वीडियो और आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ने जो इतना दिए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब ये देखिए आगमन पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत पहले तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों की तुलना की जाती है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस प्रकार आगमन पद्धति में विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर क्या होते हैं बढ़ते हैं। आगमन पद्धति का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या डाटा को हम एकत्रित करते हैं, ठीक है, उनका जो है तुलना करते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये हमारा क्या आगमन पद्धति की ओर जो है जाता है। अब निगमन पद्धति क्या होता है, तो यह पद्धति आगमनात्मक पद्धति के ठीक बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है। इसमें स्वयं सिद्ध सिद्धांत मान लिए जाते हैं, यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे डाटा एकत्रित नहीं किया जा रहा, यहाँ पे क्या स्वयं को मतलब स्वयं सिद्ध सिद्धांत मान लेते हैं। इस पद्धति में सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगमन में क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या निगमन में क्या होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए सादृश्य पद्धति, सादृश्य पद्धति में क्या है, तो देखिए सादृश्य पद्धति क्या है, यह पद्धति उपरोक्त दोनों पद्धतियों से भिन्न है। इसमें तुलना को विशेष महत्व दिया जाता है।
इसके अंतर्गत राज्य को किसी संस्था या वस्तु के समान मान लिया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जीव वैज्ञानिक पद्धति राज्य को जीवधारी मानकर फिर उसका अध्ययन करते हैं, इसे सादृश्यात्मक पद्धति में समझा जा सकता है। ठीक है, तो सादृश्य का मतलब क्या हुआ कि देखकर, सादृश्य का मतलब क्या हुआ देखकर। अब आइए देखिए राजनीति और शास्त्र उपागम क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, राजनीति शास्त्र उपागम। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपागम का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। राजनीति शास्त्र की पहुंच किसी एक क्षेत्र तक न रहकर मानव जीवन, ठीक, मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। इसका कारण इसके बारे में विविध प्रकार की विचारधाराओं और उपागम का जो है प्रयोग होता है। अब आइए देखिए कौन कौन से उपागम है। तो देखिए राजनीति शास्त्र के उपागम जो है दो होते हैं, एक होता है आपका परंपरागत, दूसरा क्या होता है आधुनिक। अब देखिए परंपरागत उपागम क्या है। तो परंपरागत उपागम में उन परंपराओं का उदाहरण दिया गया है जो कि प्राचीन काल से ही राजनीति में चली आ रही, जैसे दार्शनिक विचारधारा, मानवता, नैतिकता, विविध प्रकार के राजनीतिक संस्थाओं का प्राचीन स्वरूप आदि। अपरंपरागत उपागम के क्या है, निम्नलिखित प्रकार होते हैं, या कौन कौन से उपागम जो परंपरागत उपागम के आते हैं मतलब शामिल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका संस्थागत उपागम, ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम और क्या है सामाजिक उपागम। ये चारों क्या है आपके पारंपरिक उपागम के या परंपरागत उपागम के क्या है प्रकार है। अब देखिए आधुनिक उपागम। तो आधुनिक उपागम में क्या है स्टूडेंट, देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के संबंध में एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ जो कि व्यवहारवादी है। इसके अंतर्गत जो है निम्न विषयों को जो है शामिल किया गया थे। जो आधुनिक उपागम है तो वो किस पर आधारित है, किन विषयों पर किया गया। तो देखिए राजनीति मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा, इसको शामिल किया गया। राजनीतिक संस्थाओं के संगठन और उनकी क्रियाओं का अध्ययन, इसको शामिल किया गया। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्य प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या करेंगे राजनीति का अध्ययन करेंगे, इसको जो है आधुनिक वाले में शामिल किया गया। पांचवा क्या है विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि को भी हम आधुनिक उपागम में शामिल करेंगे इस पर। अब देखिए आधुनिक उपागम क्या है आपके दो तरह के, तो एक होता है व्यवहारवादी उपागम और दूसरा क्या है उत्तर व्यवहारवादी उपागम। देखिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट अगर बीच में समय मिलता है तो एक मॉडल क्लास और लगा देंगे, नहीं तो आपके यहाँ से देखिए 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आपके आने जो है डन है। स्टूडेंट देखिए सुबह से मेहनत हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है मतलब समय तो अभी है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी अगर मुझे टाइम मिलता है तो एक और मॉडल पेपर हम आप लोगों को देंगे, नहीं तो इतना बहुत आप लोगों के जो है 40 से 50 नंबर यहाँ से आपके डेफिनेटली डन है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।